हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सो कॉल्ड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। अब मैं यहाँ सो कॉल्ड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ना रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मतलब हम किसी भी ओपिनियन को नेगेटिव या पॉजिटिव टैग तब देते हैं जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो अगर आप नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट के पेरेंट हैं या रिलेटिव हैं और आप एमबीबीएस अब्रॉड को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में एक सटीक ओपिनियन देने में मदद करेगा। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं बस आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सोच को थोड़ा खुला रखेंगे और चीज़ों को एक बड़े नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, बहुत से लोग ना ब्लैक एंड वाइट थिंकर होते हैं। मतलब वो चीज़ों को या तो पूरी तरह से सही देखते हैं या पूरी तरह से गलत देखते हैं, जबकि असल लाइफ में चीज़ें ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं काम की बात। तो देखिए, ये जो एमबीबीएस अब्रॉड का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको एमबीबीएस की एक लीगल डिग्री दिलाने का है और वो भी अफोर्डेबल फीस में। मतलब इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ की फ़ीस से यहाँ पे जो फ़ीस होती है वो 4 गुना कम होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है 1 करोड़ रुपए तकरीबन, तो आप रशिया कज़ाकिस्तान में 20-25 लाख में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। 6 साल का जो भी कोर्स होता है एमबीबीएस अब्रॉड का। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि लोग मानते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें डॉक्टर बनने के पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा और इस प्रोसेस को समझेंगे हम इंडिया के मेडिकल टीचिंग सिस्टम से। ठीक है, मेडिसिन के टीचिंग सिस्टम को कंपेयर करके कजाकिस्तान रशिया के टीचिंग सिस्टम से। ठीक है, तो मेडिसिन की पढ़ाई को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है सेल्फ स्टडी, दूसरा है एग्जाम्स, तीसरा है क्लिनिकल एक्सपोजर। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने टीचिंग या टीचर्स को ऐड क्यों नहीं किया, तो आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, अपने किसी आस पड़ोस से पूछ लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए। आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे कभी भी ऐसे स्पून फीडिंग जैसी पढ़ाई नहीं होती है। जैसे नीट की कोचिंग के टाइम आपको पढ़ाया जाता था इंस्टीट्यूट्स में, वैसे पढ़ाई नहीं होती है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपके लिए एक मेंटर की तरह काम करते हैं। वो आपको बताते हैं कि किस किताब से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और एंड द एंड पढ़ना आपको ही पड़ता है। तो अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो ये किताब है एनाटॉमी की बी डी चौरसिया। ठीक है, तो आप इसे इंडिया में पढ़ो, कजाकिस्तान में पढ़ो या अमेरिका में पढ़ो, इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बदल जाएगी ना। तो मतलब एमबीबीएस अब्रॉड वाले आपको रोकते थोड़ी है कि ये किताब आप मत पढ़ो बैठ के। तो अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो इंडिया के एग्जाम्स होते हैं स्ट्रेस से भरे हुए और यहाँ एमबीबीएस अब्रॉड में एग्जाम होते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री। मतलब ऐसे मान लो 99.99% बच्चे पास हो जाते हैं और सुख शांति से अपनी डिग्री कंप्लीट करके इंडिया में जाके एफएमजी एग्जाम, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करके इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया में। अब इसी पॉइंट को एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखा जाता है। मतलब स्ट्रेस से भरी हुई पढ़ाई को हम एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह देखते हैं और स्ट्रेस फ्री पढ़ाई को हम एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखते हैं। तो मतलब एक बार उन लोगों से बात कर लो जो उस स्ट्रेस से भरी हुई पढ़ाई का एक पार्ट हो रखे हैं, है ना। पर मतलब स्ट्रेस से भरे हुए एग्जाम का एक फायदा जो मुझे ये नजर आता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी पढ़ाई को एक लंबे टाइम तक याद कर पाता है क्योंकि वो सीरियसली पढ़ रहा होता है। मतलब डर के कारण, एग्जाम के डर के कारण ही पढ़ रहा होता है, और तो वो पढ़ाई उसको थोड़े ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो एमबीबीएस अब्रॉड में हर स्टूडेंट को पास करना सिस्टम की मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि यार एक मिडिल क्लास का बच्चा हज़ारों डॉलर दे रहा है फीस के, अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा है विदेश में, और वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए उस कंट्री में जहाँ उसको काम नहीं करना, तो ये इस तरह से फिर सिस्टम चलेगा भी नहीं और ये थोड़ी सी क्रूअलिटी भी हो जाएगी। तो फिर बात आती है कि यार अब डॉक्टर्स की क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। तो जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है एनएमसी, उसने उसका पूरा इंतजाम कर रखा है। ठीक है, वो एग्ज़ाम लेता है एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो जिसमें ऑलमोस्ट पीजी के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आगे सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो डॉक्टर बनने के काबिल होते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं और फिर वो भी एक लेवल पे आ जाते हैं, वो भी एफएमजी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो वो भी डॉक्टर बनने लायक बन जाते हैं। तो हुआ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर। पर जब एक इंडियन मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट जब पीजी की तैयारी कर रहा होता है तब उसे शुरू से शुरू करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, ऑल 19 सब्जेक्ट्स उसको शुरू से पढ़ने होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की,
तो जब अपना FMGE एग्ज़ाम पास कर लेता है तो थ्योरी की नॉलेज में वो उस इंडियन स्टूडेंट के बराबर आ जाता है ऑलमोस्ट, जो पीजी की तैयारी करने वाला है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक डॉक्टर बनने की जर्नी का। अगर आपको लगता है कि इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और एक बच्चा अगर उन मेडिकल कॉलेज में घुस गया तो अपने आप एक शानदार डॉक्टर बन के ही निकलेगा, तो ये लल्लन टॉप का वीडियो है जो एम्स मदुरई के बारे में इन्होंने बनाया था। तो एक बार आप ये ज़रूर देखिए और थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि इंडिया के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हालत वैसे नहीं है जैसे दिखाई जाती है। जैसे एम्स न्यू दिल्ली, वो बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज है ऑब्वियसली, सब वैसे नहीं है, ठीक है। एम्स मदुरई जैसे न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं दूर दराज के इलाकों में, जहाँ की पढ़ाई के लेवल की जो क्वालिटी है वो सो है, मतलब वैसे नहीं है जैसी बताई जाती है, जैसा माहौल बना रखा है। और फिर बात करें रिजर्व्ड कैटेगरी वाला डॉक्टर, तो ये तो वो एक अलग ही टॉपिक हो गया, इस पे कभी और बात करेंगे हम। तो बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल एक्सपोजर की। तो क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में मैं एमबीबीएस अब्रॉड यूनिवर्सिटी को दूंगा 10 में से 2 नंबर। अब बात ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल विजिट नहीं करते, यहाँ पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के भरोसे तो नहीं चल रहा ना, तो यहाँ पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे न्यूरो सर्जन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन के बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारी क्लासेस लेते हैं। बस फ़र्क इतना सा रह जाता है कि हम ज़्यादातर वो भी थ्योरी क्लासेस लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिजी रहते हैं, तो हम जब हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो क्लास में 2-3 घंटे खाली बैठ के आ जाते हैं, केवल अटेंडेंस दे के आ जाते हैं। तो ये थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर वाला सीन रहता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर कोई भी आपको इस तरह से बोलता है कि हमारे यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ऐसा है और वैसा है, तो वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरे यूएसएसआर रीजन, एक्स यूएसएसआर रीजन जो भी है, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान वगैरह, सबका एक जैसा ही पैटर्न होता है ऑलमोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो क्लिनिकल स्किल्स वाला पार्ट है ना, ये हमारा ज़्यादातर इंडिया में होता है जब हम FMG एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और इंडिया से हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, वो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे होते हैं। जैसे जो हमारे सर है डॉक्टर शिव शंकर जाट, उन्होंने कजाकिस्तान से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की है और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक मेडिसिन में पीजी की है। ये अपने लेवल पे एफर्ट्स करते हैं और हमें राजस्थान के हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वशिप करवाने में हेल्प करते हैं। तो हम जाते हैं राजस्थान में भी हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वशिप के लिए। तो इस तरह क्लिनिकल स्किल्स वाला काम भी पूरा आ जाता है जब आप एमबीबीएस अब्रॉड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। अब बात है कि रिलेटिवली हम इंडियन मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके रिलेटिव में थोड़ा स्लोली क्लिनिकल स्किल्स सीख पाते हैं। पर उसमें भी बात ये है ना कि जैसे डेडिकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो अगर कोई बंदा डेडिकेटेड है तो वो यहाँ पे भी लैंग्वेज सीख के, और जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ से वो उनकी हेल्प से वो क्लिनिकल स्किल्स सीख लेता है। और कई जो स्टूडेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, जो फर्स्ट ईयर से ही FMG की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मतलब ऐसा है कि आप में अगर डेडिकेशन है तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। थोड़ा रास्ता इधर उधर हो सकता है इंडियन मेडिसिन सिस्टम के पैटर्न से, जो नीट में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है ना कि वो डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि 20-25 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और 60-70 हज़ार ही सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली बहुत लोग छट ही जाएंगे ना। तो छटनी वाला सिस्टम ही है, ऐसा नहीं है कि आप नीट में सेलेक्ट नहीं होता आप डिजर्व नहीं करते। तो अब बात करते हैं एजेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की। तो सबसे पहले इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। तो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट टाई अप किया होता है कि अगर कोई भी बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो वो मेरे चैनल के थ्रू आएगा, मेरे चैनल का वो पार्ट होगा, ठीक है। और एजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कई सारे एजेंट्स हो सकते हैं। अब फ़ायदा क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लेने का या एजेंट से एडमिशन लेने का? तो देखो, पैसे के मामले में आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको सेम ही अमाउंट चार्ज किया जाएगा जो भी इनका प्रोसेसिंग चार्ज और ओटीसी या वन टाइम चार्ज जो होता है, ठीक है। तो पैसे के मामले में कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर बात है कि अगर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लेते हैं तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपको वो कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन एकेडमिक लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर भी आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का
जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। अब नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट जेन्युइन नहीं होते, ठीक है। कुछ के लिए ये प्रॉपर बिजनेस है और कुछ सच में फ्रॉड होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता आपके डॉक्टर बनने के सपने से। वो लोग बस इस दुनिया के खेल तमाशे में अपने चोर होने का एक रोल निभा रहे हैं और वो अच्छे से निभाते हैं। तो अब बहुत से लोग ऐसे फ्रॉड कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना पैसा डुबो देते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। कईयों को तो एडमिशन लेने के बाद 1 साल पूरा ख़राब हो जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाती है। तो इसमें एमबीबीएस अब्रॉड के कॉन्सेप्ट की गलती नहीं है ना, मतलब एमबीबीएस अब्रॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है ना। मतलब बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपनी सर्विस देते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। आपका डॉक्टर बनने की जो भी जर्नी है उसमें पूरी तरह से वो हेल्प करते हैं। अब कुछ लोग क्या है कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, एक प्रोसेसिंग फीस और वन टाइम चार्ज और पूरे एडमिशन के प्रोसेस में। तो अब बात ये है कि वो कोई ज़बरदस्ती आपकी जेब से पैसा निकाल तो नहीं रहे, ठीक है। आप दोनों सामने बैठते हो और आप एक डील करते हो, तो वो डील के अकॉर्डिंग आप पैसे देते हो। फिर ऐसा होता है कि अब जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुंचता है और यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्टूडेंट से मिलता है, तो उसको पता लगता है कि उनसे तो कम पैसा लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो एजेंट ने तो फ्रॉड कर दिया और ये कर दिया। अरे भाई, आप इंफॉर्मेशन एराम में रह रहे हो, ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो सारी चीज़ें पता लगी ना, तो ये इंफॉर्मेशन का ही चार्ज है, ऐसे मान लो, ठीक है। आपकी जेब से किसी ने ज़बरदस्ती पैसा तो निकाला नहीं है, ठीक है। आप मतलब एक प्रॉपर बिजनेस डील हुई है आपके बीच में और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। बात वही है ना कि दैट अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस डील, सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो में हमने बात की सो कॉल्ड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे रियल नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। तो आई होप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जो ये मेरा ये वीडियो है आपको एक बड़ा नज़रिया देने के काम आया होगा। और आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आप पर्लमेड इनसाइडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सो आई विश यू अ गुड लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।